So hello everyone, myself Ajay Singh and we are going to start a new topic electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? तो जैसे इसके नेम से क्लियर है क्या, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ये तो पता होगा आप लोगों को। रेस्ट। रुकी हुई चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक है। तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट। इट मीन्स है कि ये स्टडी है किसकी? जब चार्ज रेस्ट पे है। सो इट इज ए स्टडी व्हेन चार्ज इज एट ए रेस्ट। तो हम जो भी चीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां पे चार्ज क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो अब जैसे आगे चल के एक और चीज पढ़ोगे आप, मैग्नेटिज्म। वहां पे क्या होता है? वहां पे चार्ज मूव करता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे क्या होगा? चार्ज एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड वन है मैग्नेटिज्म एंड थर्ड वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज हमारा रेस्ट पे होता है बेटा। और मैग्नेटिज्म में क्या होता है? चार्ज हमारा मूव कर रहा होता है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब हम क्या होता है कि चार्ज के पास एक एक्सेलरेशन होता है, तो जो वहां पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्चुअली में ये टोटल है, ये स्टडी ऑफ चार्ज है। और चार्ज क्या है? चार्ज को हम देख नहीं सकते। इसीलिए जो +2 की फिजिक्स हो जाती है वो ज्यादा थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है हमें, और इसीलिए हमें समझ में भी थोड़ा कम आती है। टफ नहीं है। अरे टफ तो 11th की फिजिक्स है भाई। उसमें क्या है कि फाउंडेशन है, उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। बट वहां पे जो मैक्सिमम चीज होती हैं वो हमें विजिबल है। जैसे हम रोटेशन पढ़ते थे तो वहां पे हमें पहिए वगैरह दिखते थे, सिलेंडर वगैरह देख सकते थे, स्फीयर वगैरह देख सकते थे। जब हम ब्लॉक वगैरह पढ़ते थे हमें ब्लॉक दिखती थी। पुली और मास सिस्टम को इजीली हम लोग ने देखा है, बट हमने चार्ज नहीं देखा। और इसीलिए इस चीज को इमेजिन करना थोड़ा सा हो जाता है टफ। बट डोंट वरी अबाउट दैट, हम उस चीज को पूरा फील के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा जो मेन स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो क्या है? चार्ज रेस्ट पे है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, जिससे क्या हो कि हमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पढ़ें तो हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? क्या होता है भाई? सर इलेक्ट्रिक होता है और चार्ज होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई, उसको समझो। सबसे पहले सोचो कि चार्ज ये है क्या? ये चार्ज आज की चीज नहीं है, चार्ज बहुत पुरानी चीज है। मतलब जब से ये हमारा यूनिवर्स बना तब से चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और लोग उसके बारे में स्टडी भी कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को 2-3 एग्जांपल लेके समझाऊं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या होता है बेटा? लाइटनिंग। अभी तो हम चार्ज पढ़ ही नहीं रहे, अभी तो देख रहे हैं चार्ज का क्या क्या रोल था, चार्ज कैसे दिखता था। लाइटनिंग क्या होता है? बिजली कड़कना, बिजली का गिरना, आसमान में बिजली दिखना, ये सब क्या है? लाइटनिंग। ये कब दिखता था हमें? बरसात के मौसम में। ये क्या होता है बेटा? अरे भाई होता क्या है कि दो हमारे पास चार्ज रीजन होते हैं। जैसे मैं कहूं दो चार्ज रीजन है, तो अब वो दो चार्ज रीजन के पास क्या है? चार्ज है। अब वो क्या करते हैं? एक दूसरे के चार्ज को इक्वलाइज करते हैं। जब एक दूसरे के चार्ज को इक्वलाइज करते हैं तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करते हैं। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वही हमें इन द फॉर्म ऑफ द फ्लैश, इन द फॉर्म ऑफ द बिजली दिखती है। तो लाइटनिंग क्या है? इट इज ए नेचुरल अकरिंग फिनोमिना इन व्हिच टू चार्ज रीजन इक्वलाइज देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो वो लाइटनिंग है। जो बिजली वगैरह कड़कती है, चमकती है, ये लाइटनिंग हो गई। फिर इसके बाद आप लोगों ने एक और सुना होगा, टारपीडो फिश। टारपीडो फिश ये क्या होता है? करंट मारने वाली मछली। तो कैसे होता था भाई? इसके पास क्या है
नेचुरली इसको चार्ज रखने की वो दी हुई है, प्रॉपर्टी है इसके पास, ये चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो ये क्या करती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है, इसके पास चार्ज होता है। अब ये क्या करती है, जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस चार्ज को यूज करती है। तो टारपीडो फिश क्या करती है, टारपीडो फिश चार्ज को स्टोर करके रखती है और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस चार्ज को यूज करती है। इसीलिए जब उसको कोई क्या करता है, हार्म करता है, तो वो चार्ज को रिलीज करती है, तो लोगों को या किसी एनिमल को क्या होता है, करंट लगता है, और हम कहते हैं कि करंट मारने वाली मछली है। तो ये चीज थी। तो ये सारी चीजें पहले से थी। तो ये जो चार्ज है, चार्ज के बारे में लोग पढ़ रहे हैं 600 बीसी से 500 बीसी के टाइम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना हो रहे थे, तो लोग उसको जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमें जो मेन चार्ज पढ़ना है, वो चार्ज हमारे लिए स्टडी इंपॉर्टेंट बनी जब से फैराडे वगैरह ने अपने एक्सपेरिमेंट किए। खैर वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे जब भी ईएमआई वगैरह पढ़ेंगे। तो हमें पढ़ना है चार्ज। तो चार्ज है क्या, तो चार्ज क्या है कि ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी मैटर की, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। तो व्हाट इज ए चार्ज, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज ए property of matter which produce, क्या भाई प्रोड्यूस करती है, which produce इलेक्ट्रिक और एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या है चार्ज, किससे भी मैटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है। समझ में आया? तो ये चार्ज के बारे में लोगों ने जाना कैसे कि ये चार्ज है, तो थोड़ा सा एक स्टोरी के साथ समझते हैं। जैसे होता क्या है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है भाई, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि वेल ऑर्गेनाइज होता है, एक रैंडम आउटकम्स होते हैं, वो लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ साइंटिस्ट, और क्या होता है कि उनको सडनली कोई इफेक्ट दिख जाता है और उसके बेसिस पे वो उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हुआ क्या कि उन्होंने दो एलिमेंट्री पार्टिकल लिए, कॉम्बिनेशन बनाया कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल का। अब हम जानते हैं यार कि कोई भी चीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है, क्योंकि ये हमने कहाँ पढ़ा था, 11th की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि ऑल द पार्टिकल आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सबसे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, इन पार्टिकल्स को लिया, दो तीन कॉम्बिनेशन बना लेते हैं सिर्फ समझने के लिए ये चार्ज के बारे में लोगों ने पाया कैसे होगा, उस चीज को समझते हैं। तो क्या किया उन्होंने, पार्टिकल लिया। अब ये पार्टिकल इनके पास क्या है भाई, मास है। जब इनके पास मास है तो ये लोग जानते थे कि अगर दो मास होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। ये कहाँ पे पढ़ा था उन्होंने, ये ग्रेविटेशन में पढ़ा था। और न्यूटन ने 1600 सेंचुरी में ये चीज बता के चला गया था कि कोई भी चीज होती है अगर उस पे मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये दो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, इनके पास मास है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अब एक चीज हो सकती है बेटा कि इनका जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये हो सकता है कि इतना कम हो कि ये एक दूसरे के पास ना पाए, बट ये या तो यहां पे रहेंगे या एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यही चीज हो सकती है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये एक दूसरे से दूर जाए। तो कुछ में तो ऐसे हुआ और कुछ में क्या हुआ, ये दूर भाग गए। भाई ये चीज थी उनको झटका देने वाली, सोच क्यों रह गए भाई ऐसे कैसे हो सकता है, दो मास हैं, वो या तो एक दूसरे के पास आएंगे या तो वहीं पे रहेंगे, इतना फोर्स वीक है वो कि एक दूसरे को पास नहीं ला पा रहा, बट दूर जाने का क्या मतलब है। यहां से उनका दिमाग कुछ और डायरेक्शन में सोचना शुरू किया कि नहीं, हमेशा ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स हो,
सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई और फोर्स हो सकता है जो इनको दूर लेके जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ में देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे अट्रैक्ट किए, यहाँ पे रिपेल किए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इससे हट के पढ़ो, कि ग्रेविटेशन के लॉ के हट के पढ़ो थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या पाया कि एक और प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर में, और वो प्रॉपर्टी क्या है, उनपे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करती है, और वही इफेक्ट क्रिएट की वजह से वहां पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है और वो उनको रिपेल और अट्रैक्ट करता है। मींस एक और फोर्स आया जो अट्रैक्ट और रिपेल करता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से उन्होंने पाया कि कोई एक प्रॉपर्टी है चार्ज। तो अब जैसे हम बेसिक ये चीज जानते हैं कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करते हैं। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे चल के कूलॉम्स लॉ में। बट चार्ज कुछ ऐसे ही फाइंड आउट किया गया होगा। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की जो प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ये क्या है बेटा? मैं कहूं किसी बॉडी पे चार्ज है, किसी पे नहीं है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि दो बॉडी लेते हैं, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इसको मैं कहता हूं ये चार्ज्ड बॉडी है और ये न्यूट्रल बॉडी है। क्या मतलब है इसका बेटा? देखो, चार्ज बॉडी का मतलब है कि उस पे चार्ज है, और न्यूट्रल का मतलब है कि उस पे चार्ज नहीं है। इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। आप बताओ मुझे एक बात, कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इट मीन्स है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है कि निगेटिवली होता है? ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता था, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा, इसका प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये चीज हम बेसिक है, ये जानते हैं, हम 10th से जानते हैं। बट मैं कहूं ये चार्ज्ड बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें है, बट इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है। क्योंकि चार्ज कौन बनाते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन बनाएगा या फिर प्रोटॉन बनाएगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, वो चार्ज बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। तो यहाँ पे चार्ज बॉडी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। आइदर इसमें क्या होगा, चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी इज गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ कि चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। चार्ज का कॉन्सेप्ट है बेसिक बेटा कि उस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इक्वल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब है दोनों इक्वल है। अब क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक बॉडी पे, तो अगर मैं क्या कहूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और एक और बॉडी है जहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा है वो उस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस करेगी, निगेटिव। यहाँ पे क्योंकि क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये कैसी चार्ज बॉडी होगी, निगेटिव चार्ज बॉडी होगी। यहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा है बेटा तो यहाँ पे कैसा चार्ज होगा इस बॉडी पे, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी।
तो इट मीन्स है कि मैं अगर क्या कह रहा हूँ कि एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो निगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और न्यूट्रल है मतलब दोनों इक्वल है, चार्ज बॉडी मतलब दोनों अनइक्वल है। तो इस तरह से हुआ हमारा चार्ज। अब चार्ज को दो पार्टों में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से दो पार्ट, कौन कौन से हैं चार्ज के? एक है हमारा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, और एक है हमारा निगेटिव चार्ज। ये चीज़ आई थिंक कि क्लियर हो गई, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि प्रोटॉन की जो नंबर है वो ज़्यादा है, और निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो ज़्यादा है। तो अब हम देखते हैं, ये हुआ चार्ज। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है हमारी कूलॉम। क्लियर है बेटा? या फिर दूसरा नाम एम्पियर सेकेंड। क्लियर? एम्पियर सेकेंड या फिर कूलॉम, ये हमारी SI यूनिट हो गई। तो हम चार्ज जाने, चार्ज की यूनिट जाने। अब हम थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्या प्रॉपर्टी होती है भाई चार्ज की, कुछ बताओगे? अच्छा देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स है कि चार्ज को हमें जब दो चार्जों को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होगा, हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। दूसरा बताओ भाई, चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है। इट मीन्स कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी पे। तो क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। थर्ड प्रॉपर्टी बताओ, जब भी चार्ज होगा या ट्रांसफर होगा तो उसके साथ में मास का ट्रांसफर जरूर होगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की? कि चार्ज एसोसिएटेड विद मास। मींस कि आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो मतलब आप मास भी ट्रांसफर कर रहे हो। चार्ज अकेला नहीं है, चार्ज मास के साथ ही आएगा और मास को लेके ही जाएगा। तो हमेशा क्या होगा? चार्ज एसोसिएटेड विद मास। बट मास हमेशा चार्ज पे एसोसिएटेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चार्ज एसोसिएटेड विद मास। फोर्थ बताओ भाई, चार्ज क्या है? कंजर्व है। जैसे हम क्या पढ़ते थे, एनर्जी इज कंजर्व। इसका मतलब क्या होता था कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है कि हम ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते। वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो चार्ज कंजर्व है। तो किसके लिए कंजर्व है? क्या अगर मैं कहूं कि मैं हूं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, तो इन तीनों चारों के लिए चार्ज कंजर्व है? नहीं, चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व है। मैं अगर अपने पे बात करूं तो मैं ये मार्कर से चार्ज लिया तो मेरा चार्ज तो इंक्रीज हो गया बट इसका कम हो गया, बट इन टोटल का चार्ज क्या है? कंजर्व है। तो चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। तो चार्ज इज कंजर्व किसके लिए? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? मतलब कि वो चीज जिसके बाहर कुछ है नहीं। जैसे हम बात करें यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसा सिस्टम है?
पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसा सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस पे ब्रह्मांड से ना आप तो कुछ चीज़ बाहर ले जा सकते हो ना इस पे ला सकते हो, तो इसकी एनर्जी क्या है, कंजर्व है। सिमिलरली क्या है, चार्ज। सो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व, मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज, नॉट ए डिस्ट्रॉय ए चार्ज। ये भी चीज़ बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ये हुई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब बताओ भाई, समझते हैं पहले इसे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं कहूं दो बॉडी हैं, अब मैं क्या करूं, इस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाल लिया, इस बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाल लिया, तो यहां पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा। अभी ये न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी, तो यहां से निकाल के यहां दिया, तो इस पे कैसा चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव, 100 पॉजिटिव चार्ज ई प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे क्या होगा, -100 इलेक्ट्रॉन। बट समझने की कोशिश ये करो कि क्या मैं इस पे 1/2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल के इसमें डाल सकता हूँ। समझना, ये इंपॉर्टेंट है, यही है क्वांटाइजेशन का मतलब। यहाँ पे बस फोकस करो। तो मैं कहूँ 1/2 इलेक्ट्रॉन, भाई जो बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आप उससे छोटा चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते। तो जो भी चार्ज आप लेके जाओगे वो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा या तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के टर्म्स में होगा, बट कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ प्रोटॉन नहीं होगा। तो ये चीज हम नहीं कह सकते, ये गलत है। तो हम कैसे लेके जाएंगे, हम पूरा नंबर लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इट मीन्स कि वी कैन ट्रांसफर द चार्ज इन ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मीन्स अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 कूलॉम चार्ज है, मैं कहूं मेरे पास 10 कूलॉम चार्ज है, तो इसका मतलब है कि वो ये हो सकता है कि 10 लाख इलेक्ट्रॉन चार्ज है या फिर 50 लाख इलेक्ट्रॉन चार्ज है, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है या 4/5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। आप हमेशा जो चार्ज है उसको आप तोड़ सकते हो प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उससे आप बिलो नहीं जा सकते। मीन्स आप हाफ इलेक्ट्रॉन और 1/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों पे नहीं बात कर सकते। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा होगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ है। तो जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो Q = N। तो चार्ज इज क्वांटम, तो इसका मतलब है कि चार्ज इन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज इन ए बॉडी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर, ये चीज। तो आप कभी भी चार्ज को एक होल नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, हाफ ऑफ कुछ भी नहीं होगा, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं चलेगी इलेक्ट्रॉन में। तो ये हुए हमारे चार्ज की प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलर है, ट्रांसफरेबल है, मास से एसोसिएटेड है, कंजर्व्ड है और क्वांटाइज्ड है। ये 3 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे ही न्यूमेरिकल्स बनेंगे, इन तीनों पे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। तो अभी हमने पढ़ा चार्ज की यूनिट कूलॉम। अब जब भी क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन में क्या होगा, हमें 1 कूलॉम तो बहुत बड़ा चार्ज है। क्वेश्चन में 1 कूलॉम आपको चार्ज बहुत रेयरली दिखेगा, किसी क्वेश्चन में दिख जाए,
अदरवाइज क्या दिखेगा कि ये किसमें है हमारा माइक्रो कूलॉम, इन सब चीज़ों में बात होगी। इट मीन्स है कि एक कूलॉम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की। जैसे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं 1 कूलॉम चार्ज को, तो समझते हैं कि 1 कूलॉम चार्ज क्या है, कितना है ये। हमें लगता है कि एक ही तो है, नहीं बेटा एक नहीं है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। जैसे मैं कहूँ कि किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो भाई है तो 100 ही तो है, बट करोड़ को देखो ना, 100 को मत देखो, करोड़ को देखो, ऐसे एक को मत देखो, कूलॉम को देखो। कूलॉम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1 कूलॉम थोड़ा सा फील करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ 1 कूलॉम। कूलॉम को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कूलॉम को सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कूलॉम को मैं कहूँ जैसे कि एक बॉडी है, इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और किस रेट में निकल रहे हैं, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकल रहे हैं। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में, मीन्स पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी नंबर है। तो कितना टाइम लगेगा जब इस बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, कितने निकल रहे हैं इससे, 1 बिलियन 1 सेकंड में। तो टी सेकंड में कितने निकलेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इंटू टी, इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 माइनस में, बट यहाँ से निकल रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज, इससे यहाँ जा रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे हुआ पॉजिटिव। तो 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रिएट हो रहा है, 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, और टी सेकंड में इंटू टी और कर देते हैं। अब हमें ये टोटल, ये 1 सेकंड का है, ये टी सेकंड में कितना चार्ज हमें बनाना है, 1 कूलॉम। तो ये कितना बना, 1 कूलॉम। तो यहां से T इक्वल टू कितना आएगा, देखो जब T इक्वल टू आप किस में कैलकुलेट करोगे, सेकंड में। किस में कैलकुलेट करोगे, सेकंड में। तो कैसे आएगा ये 1 ये हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा नीचे माइनस में, तो 1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड। अब मैं कहूँ कि इसको किस में कन्वर्ट करो, ईयर ओवर में कन्वर्ट करो। तो आपने क्या किया कि भाई 1 सेकंड में एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, फिर एक साल में कितने दिन होते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करो, कितने घंटे होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सेकंड हुए हमारे कितने टोटल, 1/1.6 इंटू 10⁻−10, ये -10 है, -10 क्लियर। ये टोटल सेकंड थे। अब मुझे क्या करना है, एक साल में कितने घंटे होते हैं, क्या बोलो कितने दिन होते हैं, तो कितने 365, तो एक साल में हमारे पास होगा 365 डेज, और एक दिन में कितने हमारे घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। ये क्या है हमारे 1 ईयर में नंबर ऑफ क्या सेकंड। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ से T इक्वल टू आता है अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर। क्या मतलब है इसका, मतलब जब आप 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी दूसरे पे, और उस बॉडी पे आप 1 कूलॉम का चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कितने समय लग जाएगा, कितने साल लग जाएंगे, कुछ 198 ईयर। मतलब क्या है कि हम तो चार्ज बनाने की कोशिश किए, 1 कूलॉम हम नहीं बना पाए, हमारे बच्चे बना रहे हैं, वो भी नहीं बना पाए, फिर उनके बच्चे बना रहे हैं, ऐसे 3-4 पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 1 कूलॉम चार्ज क्रिएट करने में। तो 1 कूलॉम चार्ज बेटा बहुत बड़ी यूनिट है, क्लियर। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा फील हुआ कि 1 कूलॉम चार्ज क्या है। तो अब पढ़ते हैं हम कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने चार्ज पढ़ा, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ा, हमने चार्ज की यूनिट पढ़ा, और चार्ज की यूनिट को फील भी किया। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। तो हेडिंग लगाओ मेथड ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो, चार्जिंग करने का मतलब है कि किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर हैं उनको अनइक्वल करना, यही चीज़ है बस। या तो फिर आप क्या करो, किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, किसी पे दे दो, या फिर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दो। तो इसके 3 मेथड है बेटा, एक में ही समझ लेते हैं, एक समझना है, बाकी से क्या थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है। ये चीज तो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड है बेटा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अच्छा, बाई फ्रिक्शन क्या है? मुझे क्या करना है, फ्रिक्शन के थ्रू उस पे चार्ज क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूँ 2 बॉडी हैं, कोई 2 बॉडी है, एक ये बॉल है और ये कोई क्लॉथ है, कुछ ऐसे पड़ा हुआ। अब मैं क्या करूं, इस बॉल को इस क्लॉथ पे क्या करूं, रब करूं। जब रब करूंगा तो क्या होगा भाई, फ्रिक्शन होगा इन दोनों के सरफेस के बीच में। जो फ्रिक्शन होगा वहां से क्या होगा, हमारा हीट जनरेट होगा। क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हमने इसको रब किया एक दूसरे पे तो क्या हुआ, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट जनरेट हुई। अब जब हीट जनरेट हुई तो मतलब क्या है कि इन दोनों को एनर्जी मिली। अब जब एनर्जी मिली तो क्या हुआ होगा, देखो इस दोनों मटेरियल पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, न्यूक्लियस के अबाउट घूमते थे, लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते थे तो इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, सरफेस को छोड़ के चले जाते थे। तो जो हमने पढ़ा था कब, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते थे, तो जैसे ही हमने इस पे हीट दिया या एनर्जी दी, इन पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक दूसरे से निकल के एक दूसरे में चले गए। तो मैं जैसे कहूँ कि हमने रबिंग किया और रबिंग की वजह से हीट जनरेट हुई और इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए, तो इस पे बेटा कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। और जिस पे गए उस पे कैसा क्रिएट हुआ, निगेटिव। तो ये चीज है भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट जनरेट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। और एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने सरफेस को छोड़ के दूसरे के सरफेस में चला जाता है और एक दूसरे पे चार्ज क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे ही एक बार क्वेश्चन आया कि हमें क्या दिया कि 2 मटेरियल दे दिए और कहा कि कौन पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन निगेटिव चार्ज होगा। मैं कहूँ कि आपको ये कैसे पता करोगे कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती थी किसी भी मटेरियल को, उसके वर्क फंक्शन के इक्वल। क्लियर हुई चीजें, वर्क फंक्शन मतलब अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन को उसके वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी दे दूं तो वो उस रीजन से बाहर हो जाएगा और उस जो रीजन है उसको छोड़ देगा। तो जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, इन दोनों में से कम होगा, उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जिससे निकल जाएगा उस पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिस पे जाएगा उस पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव। तो जिसका वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन जिसका लेस होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मींस उस पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। और जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उस पे इलेक्ट्रॉन आएगा, उससे निकलेगा नहीं, तो कैसा होगा उस पे चार्ज, निगेटिव। ये थे हमारे मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ऐसे करके बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले समझो इंडक्शन क्या है। इंडक्शन है कि किसी को भी टच किए उस पे इफेक्ट क्रिएट करना। क्लियर है,
किसी पे भी बिना कांटेक्ट के इफेक्ट क्रिएट करना। तो मैं कहूँ कि ये एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है। कैसे बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। अब इस न्यूट्रल बॉडी के पास मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज बॉडी लेके जा रहा हूँ। कैसी चार्ज है? पॉजिटिव। देखना ये न्यूट्रल थी, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बट दोनों के नंबर क्या है बेटा? इक्वल है। किस पे? इस पे। अब इसके पास में क्या लेके गए हैं? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके जाऊंगा तो ये क्या करेंगे? इसके निगेटिव वाले इधर को भागेंगे। बिकॉज क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं या पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, अरे पॉजिटिव ही तो है यार, चलो ना, वो तो हम भी हैं, कुछ ऐसा सोचा। पॉजिटिव लेके गए तो निगेटिव वाले तो पास है, बट पॉजिटिव वाले दूर भागे कि कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही तो है, वो तो हम भी हैं। अब क्या हुआ कि हमने ये चीज क्रिएट कर दी बाय इंडक्शन। क्या किया हमने? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां पे हमने दिया एक अर्थ मतलब ऐसे समझो कि यहां से कुछ चार्ज निकलने का मैकेनिज्म। तो जब यहां से अर्थ किया तो ये जो पॉजिटिव वाले थे ये चले गए अर्थ में, तो इसके पास कौन बचा? सिर्फ और सिर्फ निगेटिव वाले। अभी भी पॉजिटिव वाला इसके, अभी ये खुश हो रहे हैं मस्त, ये निगेटिव वाले पॉजिटिव को देख के पूरा खुश हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम ये पॉजिटिव को भी ले गए, अब इसके पास क्या बचा? निगेटिव। तो इस पे कैसा चार्ज क्रिएट हो गया? निगेटिव। तो अगर मुझे किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है तो क्या करूं? उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आऊं और क्या करूं? जो उस पे चार्ज इंड्यूस करा दूं और इसके बाद क्या करूं? उसको अर्थ कर दूं और उस पे चार्ज क्रिएट कर दूं। तो ये था हमारा बाय इंडक्शन। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर आप स्केल लो और स्केल को क्या करो? अपने हेयर पे क्या करो? रब करो, या फिर कॉम्ब लो और उसको क्या करो? हेयर पे रब करो। फिर छोटे छोटे जो पीस आप किसके होते हैं? कागज के होते हैं, उनके पास लेके जाओ तो क्या करते हैं? उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप कॉम्ब को या स्केल को अपने हेयर पे रब करते हो तो वो चार्ज हो जाती है। किसके थ्रू? फ्रिक्शन के थ्रू। समझना, किसके थ्रू? फ्रिक्शन के थ्रू। अब जब वो चार्ज स्केल को आप क्या करते हो? वो जो पीस आप पेपर है छोटे छोटे उसके पास लेके जाते हो तो वो तो अनचार्ज थे, जैसे उनके पास लेके जाओगे तो उनके निगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो कुछ ऐसी मैकेनिज्म हो रही है, कुछ ऐसी फिनोमिना हो रहे हैं। तो ये चीज हुई चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब मैं कहूँ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता था? ये हीट में हम पढ़ते हैं। हीट में क्या पढ़ते थे हम? कंडक्शन, कि हीट का ट्रांसफर विद द कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें चार्ज जनरेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? हम एक चार्ज बॉडी लाएंगे, और उसको क्या करेंगे? एक अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट करा देंगे, न्यूट्रल बॉडी। तो क्या होगा? ये चार्ज बॉडी इस पे क्या देगी? अपने चार्ज देगी, कुछ ट्रांसफर कर देगी, और इस पे क्या जनरेट हो जाएगा? चार्ज जनरेट हो जाएगा। हाँ, बट एक चीज है कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज का कांटेक्ट करोगे तो न्यूट्रल बॉडी पे कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा? उस पे कैसा चार्ज जनरेट होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। बट इंडक्शन में क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाओगे तो उस पे कैसा चार्ज आप जनरेट करोगे? निगेटिव। फ्रिक्शन में निगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, वर्क फंक्शन के थ्रू है। तो इस तरह से हम किसी भी बॉडी पे चार्जिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको हीट देना है, हीट से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना है और चार्ज जनरेट करना है। अब वो कई हो सकते हैं, कई बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू भी चार्जिंग करेंगे, तो वो अलग चीज़ है। एक्चुअली में हमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी देना है, बस और कुछ नहीं है चार्जिंग में। और इलेक्ट्रॉन को निकाल के उस पर क्या करना है? एक्सेस करना है या फिर डिफिशियंसी करना है इलेक्ट्रॉन की एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। तो ये था हमारा चार्जिंग। अब हम क्या करते हैं? एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी इस टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक पॉलीथीन को हम जब क्या करते हैं? एक वूल के साथ क्या करते हैं? रब करते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉलीथीन है उस पर क्या होता है? -10⁻⁷ कूलॉम चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर हुआ। तो कैसे निकालेंगे भाई? हम देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या पढ़े कि चार्ज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज का ट्रांसफर होगा या चार्ज को गेन करेगा तो उससे क्या होगा? उसके मास में इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे जाएंगे या फिर उस पर आएंगे। तो या तो मास इंक्रीज होगा या फिर मास डिक्रीज होगा। तो हमें वही निकालना है कि कितना मास का ट्रांसफर हुआ। चार्ज का ट्रांसफर तो इतना हुआ,
तो हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। वो हमने पढ़ा है जब हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़े, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो मैं कहूं कि ये जो चार्ज जनरेट हुआ ये कितने इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट हुआ। मानते हैं हम कि n इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो n इलेक्ट्रॉन जब हमने ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, ये चार्ज जनरेट हुआ, तो n इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन, तो यहां से हमारा कितना हुआ, -10 इंटू -7, और यहां से n इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना, यहां से n इक्वल टू कितना आएगा बेटा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो यहां से हमारा n आता है 62.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं या इस पे गए, यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीथीन पे गए, कितने गए, तभी तो इस पे माइनस क्रिएट हुआ। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जो पॉलीथीन पे गए, 62.5 इंटू 10⁻10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं पॉलीथीन पे, इतने। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितना आया, n हमारे पास कितना, 62.5 इंटू 10⁻10 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 बेटा। तो यहाँ से कितना आएगा, कैलकुलेट करो फटाफट। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5.6 इंटू 10⁻19 kg। तो क्लियर हुआ, ये चीज थी। तो एक क्वेश्चन हमने किया मास ट्रांसफर पे बेस्ड। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन क्या है कि 10⁻10 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड फॉल ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, देन द टाइम इन विच स्फीयर गेट चार्ज बाय 10 माइक्रो कूलॉम। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको समझो थोड़ा सा। ये एक न्यूट्रल स्फीयर है, इस पे क्या हो रहा है बेटा, 10⁻10 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड फॉल कर रहे हैं। तो टाइम हमें बताना है जब इसके पास कितना हो जाएगा, 10 माइक्रो कूलॉम का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अच्छा बताओ, एक अल्फा पार्टिकल पे 1 अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होल्ड करता है। अल्फा पार्टिकल क्या होता था, हीलियम 2+, तो इसके पास कितना चार्ज होता था, 2e, मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो कितने बेटा अल्फा पार्टिकल हैं, 10⁻10। तो 10⁻10 अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज होल्ड करेंगे, तो 2 इंटू 10⁻10 e, ये चार्ज होगा जो हमारे 10⁻10 अल्फा पार्टिकल रखेंगे। और वो क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड पे इस पे गिर जा रहे हैं। तो ये टोटल 1 सेकंड पे चार्ज इस पे गिर रहा है। तो चार्ज इन 1 सेकंड कितना हो गया, चार्ज इन, यहां पे लिख रहा हूं, चार्ज इन 1 सेकंड, चार्ज इन 1 सेकंड कितना हुआ बेटा, ये चार्ज 2 इंटू 10⁻10 e। अब मैं कहूं कि इसको चार्ज होने में 10 माइक्रो कूलम t समय लगता है, कितना लगता है बेटा, t। तो t टाइम में कितना चार्ज ये लोग यहां पे जनरेट करेंगे इसके टर्म्स में, तो चार्ज इन t सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 10⁻10 e इंटू t। और ये चार्ज कितना जनरेट हुआ, 10 माइक्रो कूलम। तो इसको मैं किसके इक्वल कर दूं, 10 माइक्रो कूलम के। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻10, और e की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू टी इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। अच्छा 10 माइक्रो कूलम मतलब क्या है, 10, और माइक्रो का मतलब 10⁻6। तो क्या हमें यहाँ से t मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। तो यहाँ से t इक्वल टू बेटा कितना आएगा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से t इक्वल टू आएगा 3125 सेकेंड। तो कितना समय लगा इसको 10 माइक्रो कूलम चार्ज होने में, 3125 सेकेंड। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए।
तो इस तरह से हमने ये एक क्वेश्चन देखा जिसपे हम इलेक्ट्रॉन न गिरा के अल्फा पार्टिकल गिरा रहे हैं बेटा। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को दूं, और क्वेश्चन क्या है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको आगे चल के चैप्टर्स में मिलेंगे। तो मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उसके पास n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर टोटल कितना चार्ज है मुझे ये बताना है ऑब्जेक्ट पे। तो टोटल चार्ज हमारा क्या होता है, टोटल चार्ज QT इज इक्वल टू हो जाएगा, T मतलब टोटल, N1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है E का इक्वल, और N2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो N2 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है माइनस। तो यहां से कितना आ गया चार्ज इस पे, N1 माइनस N2E। ये टोटल चार्ज है किस पे, इस ऑब्जेक्ट पे। तो हमें कई बार आगे चल के क्वेश्चंस में मिलेंगे, हमें चार्ज ना देके उसमें हमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स दे देगा, तो हम चार्ज कैलकुलेट करना जानते हैं और फिर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्जिंग के मेथड्स के बारे में, और फिर कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को फिनिश। सो थैंक यू वेरी मच।